हेलो दोस्तों, तो हमने हमारे 2 चैप्टर ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए हैं। बात करते हैं हमारा जो तीसरा चैप्टर है, हम इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते भी हैं। और हम बात करते हैं, हमारा तीसरा चैप्टर है मानव विकास। मानव विकास के हमारे जो मोस्ट क्वेश्चन है, हम उन्हें जानेंगे। यानी कि बात करते हैं मानव विकास। मानव विकास की किताब के क्वेश्चन है, यानी कि वेरी मोस्ट है मानव विकास की। यानी कि बात करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर वो थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव विकास की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। यानी कि ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आने वाला है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कब व किसने किसने निर्मित किया? यानी मानव विकास सूचकांक का कब निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण किया था? 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। तीसरा, मानव विकास के 3 सार्वधिक महत्वपूर्ण पक्ष मूलभूत क्षेत्र, यानी कि मानव विकास के जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? 3 बताइए। बात करते हैं, पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँचे। 3 प्रमुख से मूलभूत क्षेत्र हैं। नंबर 4, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक स्तंभ या विचार। आपसे कुछ भी बोला है, आपको ये 4 ही लिखने हैं। यानी कि घटक पूछे, स्तंभ पूछे, विचार पूछे, तो आपको ये लिखने समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण। यानी कि ये 4 ही लिखनी है आपको। यदि घटक पूछे, स्तंभ पूछे, विचार पूछे, तो आपको समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, शक्तिकरण ये लिखनी है आपको, चाहे कोई सा भी कुछ पूछे। अब बात करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से क्या अभिप्राय है? यानी कि हमने सवाल देखा समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता आदि ये देखे थे। तो इसमें समानता और सतत पोषणीयता से क्या अभिप्राय है मानव विकास सूचकांक में? तो हम क्वेश्चन देखते हैं। समता से क्या अभिप्राय? इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यानी कि इसमें बताया है कि इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सतत पोषणीयता की। सतत पोषणीयता, इसका अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है। प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि यानी कि प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि साधनों का इस प्रकार से उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ी भी समान अवसर मिले। यानी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि बड़े होने पर उनके विकल्प समाप्त हो जाएं। उनके जो विकल्प हैं, यानी कि सतत पोषणीयता उसे कहते हैं। सतत पोषणीयता कैसे कहते हैं? यानी कि हमें जो हमारे जो संसाधन है उनका इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, यानी कि जिससे हम भी उनका उपयोग कर सकें एवं आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच जाए। यानी कि हमें ऐसी तरीके से संसाधन का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं शक्तिकरण। शक्तिकरण से क्या आशय है? शक्तिकरण है, यानी कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, शक्तिशाली, यानी कि शक्तिकरण कहलाता है। यानी कि अपने जो विकल्प हैं उनको चुनने के लिए प्राप्त करना, यानी कि शक्ति को प्राप्त करना, शक्तिकरण कहलाता है। यानी कि ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को मजबूर करने के लिए सुशासन एवं लोक कल्याणकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। यह शक्तिकरण की परिभाषा है। अब बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता किसे कहते हैं? उत्पादकता अर्थ लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। किसी देश के लोग ही उनके वास्तविक धन होते हैं, इसीलिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं से उनकी सार्थकता बढ़ानी चाहिए। उत्पादकता किसे कहते हैं? उत्पादकता करते हैं कि लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना। किसी देश के लोग ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यानी कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं, यानी कि उनके जो यानी कि वास्तविक धन होता है। इसीलिए अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से उनकी कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए आदि।
मानव विकास के चार उपागम, मानव विकास के चार उपागम कौन कौन से हैं? मानव विकास के चार उपागम कौन कौन से? पहला है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। यानी कि ये विभिन्न प्रकार के जो उपागम है मानव विकास के उपागम वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम जीवन आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। अब बात करते हैं मानव विकास से आय उपागम से आप क्या समझते हैं? मानव विकास का जो ये आय उपागम है वह क्या है? आय उपागम यह है मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, यानी कि आय उपागम सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि आय उपागम में मानव विकास को किसके साथ जोड़ा जाता है? आय के साथ। इसमें माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। अधिक आय से मानव की स्वतंत्रता बढ़ती है, यानी कि इसमें आय उपागम में बताया कि मानव का आय का स्रोत ऊंचा होने से यानी कि आय उपागम यानी कि मानव का विकास होगा, इसीलिए मानव विकास ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मानव विकास के कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं? मानव विकास का जो कल्याण उपागम है वह क्या है? कल्याण उपागम यह उपागम मानव को लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम है कल्याण उपागम मानव को किसके रूप में देखा जाता है? लाभार्थी के रूप में। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, आवास और सुरक्षा पर अधिक सरकारी खर्च पर जोर देता है, यानी कि यह उपागम है ना, उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा पर अधिक सरकारी खर्च पर जोर देता है। यह उपागम मानव मानता है कि सरकार लोगों के कल्याण पर अधिक खर्च करे, उनके विकास में वृद्धि कर सकता है, यानी कि यह उपागम मानता है कि सरकार है ना लोगों के विकास पर अधिक खर्च करे, अधिक व्यय करे। बात करते हैं मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागमों से आप क्या समझते हैं? यानी कि मानव विकास के जो आधारभूत आवश्यकता जो उपागम है उनसे आप क्या समझते हैं? आधारभूत आवश्यकता पर यह है उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने दिया है। इसमें मानव विकल्पों के स्थान पर मूलभूत आवश्यकताओं की स्थापना पर जोर दिया गया है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छ स्वच्छता। मानव विकास की क्षमता उपागम से आप क्या समझते हैं? मानव विकास का जो क्षमता उपागम है वो क्या है? यह उपागम अमृतसर सेन ने दिया था, अमृत सेन ने दिया था, यानी कि मानव विकास का जो क्षमता उपागम किसने दिया था? अमृत सेन ने दिया था, वेरी मोस्ट है। इसके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँचे के क्षेत्र में मानव क्षमताओं को बढ़ाकर मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। UNDP का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्य, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका नाम है। हिंदी में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। UNDP द्वारा प्रस्तुत मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन कौन से? मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, यानी कि UNDP द्वारा जो मानव विकास के मापन के लिए जो सूचकांक प्रस्तुत है कि कौन कौन से? मानव विकास सूचकांक, गरीबी यानी कि मानव गरीबी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों तक पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर प्रदर्शन के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। इन तीनों में प्रत्येक आयाम में 1/3 भार दिया जाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। स्कोर 1 की जितने निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, देख लेना। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर होते हैं। यानी कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा क्या है? उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हों। बात करते हैं हम 17 मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में कमी को मापने में किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि मानव गरीब सूचकांक मापने के लिए किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है? गरीबी सूचकांक पहला है 40 वर्ष तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या,
यानी कि 40 वर्ष तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या। दूसरा, कम भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। स्वच्छ जल नहीं मिलने वाले लोगों की संख्या। प्रौढ़ निरक्षरता, यानी कि इसे भी वेरी मोस्ट। विश्व के किस देश ने सफल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति के लिए आधिकारिक माप घोषित किया है, यानी कि इसमें है भूटान। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च एवं मध्य श्रेणी के मानव विकास सूचकांक कितने देश शामिल हैं, यानी कि 2020 के अनुसार अति उच्च एवं मध्य श्रेणी के बीच यानी कि कौन कौन कितने देश शामिल हैं। अति उच्च में तो 66 देश हैं और मध्य श्रेणी में 37 देश हैं। अति उच्च में 66 और मध्य श्रेणी में 37 देश हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है? इसमें है नॉर्वे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। वेरी मोस्ट है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है? इसमें है नॉर्वे। इसमें है ना मानव विकास प्रतिवेदन प्रथम बार कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी कि जब मानव विकास प्रतिवेदन प्रथम बार कब और किसने द्वारा प्रतिपादित किया? 1990 में पारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किस देश के उच्च मानव विकास के प्रमुख कारण लिखिए? यानी कि किसी देश के जो उच्च मानव विकास के प्रमुख यानी कि उच्च मानव विकास सूचकांक है, यानी कि इसको अधिक यानी कि क्या कारण है, यानी कि उसके विकास के कारण, यानी कि वह देश सामाजिक सेक्टर में अधिक खर्च करता है, यानी कि वह देश है ना जो सामाजिक सेक्टर में अधिक खर्च करता है। दूसरा है उस देश में राजनीतिक लड़ाई व अस्थिरता नहीं होती, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक जिसका उच्च होता है उस देश में, यानी कि पहला है सामाजिक सेक्टर में अधिक खर्च करता है वह देश, और जिसमें राजनीतिक लड़ाई या अस्थिरता नहीं होती। उस देश में संसाधनों का वितरण लगभग समान होता है, यानी कि इस देश में सभी के लिए समान प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण बताइए, यानी कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? मानव विकास सूचकांक के आधार पर वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से इसे तो याद ही कर लेना। यानी कि पहला है अति उच्च, यानी कि 0.8 से ऊपर जिसका स्कोर होता है वह अति उच्च में आता है, जबकि उच्च यानी कि 0.701 से 0.799 के बीच जो आता है ना वो उच्च में आता है, जबकि मध्य में 0.550 से लेकर 700 के बीच आता है वह मध्य में आता है, जबकि निम्न में आता है 549 से नीचे, यानी 0.549 से नीचे जो आता है वह निम्न में आता है। वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि कैसे कहते हैं और विकास कैसे कहते हैं, यानी कि इन दोनों में अंतर बताइए। इन दोनों में अंतर, पहला वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है, यानी कि वृद्धि को हम मान सकते हैं जबकि यानी कि विकास गुणात्मक होता है, गुणों में होता है। वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, कि वृद्धि कम भी हो सकती है, वृद्धि अधिक भी हो सकती है, जबकि विकास हमेशा धनात्मक और गुणात्मक होता है। विकास हमेशा धनात्मक गुणात्मक होता है। वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि विकास का मूल्य सापेक्ष होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने हेतु कोई 3 सुझाव दीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देना, मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए, मानव विकास सूचकांक को जो कम यानी कि बढ़ावा देने के लिए यानी क्या करना चाहिए? शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, जीवन स्तर को सुधारना चाहिए। तीसरा, आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, अवसरों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये याद कर लेना कि मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने हेतु कोई 3 सुझाव दीजिए। पहला है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। जीवन स्तर को सुधारना चाहिए, आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, अवसरों को उपलब्ध कराना चाहिए। अब इस अध्याय के हम यानी कि कुछ मोस्ट क्वेश्चन है तो हम आपको बताते हैं, ये आपको वैसे याद करनी है। यानी कि मानव विकास पर 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्र महबूब उल हक और अमृता सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमृता सेन ने किस का प्रमुख ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा?
यानी कि ये आप देख लेना। कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास केरल का प्रदर्शन भारत में सर्वश्रेष्ठ है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर कौन कौन से, यानी कि देख लेना। और देखो, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं। यानी कि बालिंग अनुपात में गिरावट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। तो इन सवालों को आप स्वतः ही करना, यानी कि ये आपके लिए टेस्ट के रूप में।